नमस्कार। एसएमई एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज बात होगी गुजरात के एमएसएमईज की। दरअसल कारोबार के तेजी से बदलते समीकरणों के बीच इंडस्ट्री फ्यूचर रेडी बनने के लिए किस तरह की योजनाएं बना रही हैं, इन नई संभावनाओं को टैप करने के लिए किस स्ट्रैटेजी पर काम हो रहा है, इस पर हम बातचीत करेंगे। आई एम हैप्पी टू वेलकम राजीव गांधी साहब, प्रेसिडेंट ऑफ अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन। धन्यवाद सर। साथ ही हमारे साथ नयन पारिक साहब हैं, जो कि मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी फर्म को लीड कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो पारिक साहब ये बताएं, अब बात हो रही है फ्यूचर रेडी। ये दौर क्योंकि बदल रहा है और बहुत ही तेजी से बदल रहा है, इसमें रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अब जो हमारे माइक्रो स्मॉल हैं एंटरप्रेन्योर्स, वो पीछे ना रह जाएं, वो भी आगे बढ़ सकें, फ्यूचर रेडी बन सकें, तो उन्होंने फंडामेंटली क्या चेंज करना होगा? जो स्ट्रक्चरल कौन से ऐसे पहलू हैं जिन पर वो काम करें और आने वाले दिनों के लिए तैयार हो पाए? आज की तारीख में एमएसएमई का मैं समझ रहा हूँ सबसे बड़ा चैलेंज ये है, और उसको फ्यूचर रेडी बनाना है तो पहले प्रेजेंट तो उसका ठीक करना पड़ेगा, उसको मजबूत आज बनाना पड़ेगा। तो हमारे एमएसएमई में सिर्फ 15% को फॉर्मल क्रेडिट मिलती है, सिर्फ 15% को। 85% अपने भाई भतीजे से पैसे लेते हैं, बोरो करते हैं, मनी लेंडर से पैसे लेते हैं। जो बाकी के लोग 10-12% इंटरेस्ट पे पैसे लेते हैं, वो लोग 24-25-30% पे पैसे लाते हैं। तो जो आदमी को जितना पैसा चाहिए उसमें हम लोग करीब 25-30% कम दे रहे हैं उनको। तो हमारा एमएसएमई सेक्टर है, जो हमारा भारत है, जो हमारे लोगों को इतना एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, रोजी रोटी दे रहा है, उनके लिए फाइनेंस की व्यवस्था हम लोगों को उपलब्ध करानी पड़ेगी। और उसके लिए एक बहुत अच्छा काम हम लोगों ने वो टी-रेड्स का किया है, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम जो की है। बिलिंग साइकिल जो है अब बढ़ रही है, अभी अनसर्टेनिटी भी है, एक्सपोर्ट में भी तकलीफ है। तो जो पहले पैसे आ जाते थे एमएसएमई के 30-45 दिन में, आज 90 दिन, 120 दिन, कहीं अफ्रीका में और ज्यादा। फाइनेंसिंग परस्पेक्टिव के साथ में नयन भाई आप ये बताएं, आपको लगता है क्वालिटी एकदम सेंटर में होगा? अगर आपको ग्लोबल मार्केट में जाना है, कॉम्पिटिटिव होना है, पर क्वालिटी पर आप किसी भी टाइप से उनको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। मतलब ये अब जो कॉम्पीट करना है उसको क्वालिटी को भी और इनोवेशन को केंद्र में लाना होगा। इस पर आपका क्या नजरिया है? हमारे यहाँ आईआईटीज है और इंस्टीट्यूट्स ऑफ एक्सेलेंस है और टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, करीब 22-23 आईआईटीज है, करीब 100 टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस है। मैं समझ रहा हूँ कि इन सबको भी हम लोगों को एक की रिजल्ट एरिया देना चाहिए कि वो एमएसएमई को मेंटर करे और उनको टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करे। एमएसएमई का एक ये भी है कि वो ऑफन वन मैन शो होता है। क्या एक आदमी ने अपना कुछ कर लिया, व्यवस्था कर रहा है, अपनी इंडस्ट्री चला रहा है, उसको यदि कोई मदद मिल जाए, जैसे एक टेक्निकल एक्सपर्ट हो आईआईटी टाइप का, तो वो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। एफटीए में मैं समझ रहा हूँ कि हमारा करीब यूटिलाइजेशन अभी 25% है। एफटीए का यूटिलाइजेशन जो है 25% की जगह 75% पे जाए। हम लोग जो ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, उसका एक्चुअली एडवांटेज एमएसएमई तक पहुंचे और वो समझे। और उसके लिए मैं समझ रहा हूँ, अगेन IIM, there are 23 IIMs. I think each IIMs must be given a task to mentor MSME in that state. Soon हमारे हर स्टेट में IIM होगा एक अहमदाबाद में। IIM अहमदाबाद जैसे मेंटर कर रहा है IIM गुवाहाटी को, जो अभी महीने पहले शुरू हुआ है, कि भाई आप उनको एक्सपोर्ट सिखाइए, आप उनको नए मार्केट टैप करना कैसे वो सिखाइए, एफटीए का एडवांटेज सिखाइए। नयन भाई, आपने बात की एकेडमिया की, हम ये जानना चाहेंगे, अब जब बात एआई की हो रही है तो फिर कई तो जो स्किल्स हैं वो रिडंडेंट हो जाएंगे। अब नया दौर है, नए स्किल्स चाहिए। तो ऐसे में जो इंडस्ट्री और हमारी एकेडमिया की पार्टनरशिप है, इसको मजबूती देकर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? क्योंकि पूरे इकोसिस्टम को मिलकर हमें नए अपॉर्चुनिटीज के लिए बढ़ना है। कि इसकी जवाबदारी एकेडमिया पे होनी चाहिए। और जो एकेडमिया ऑफ एक्सेलेंस हमने क्रिएट की है, जिसमें कि भारत सरकार के, राज्य सरकार के बहुत पैसे लगे हैं, उसमें एक ये जवाबदारी ऐड करनी चाहिए। क्योंकि देख, एक छोटा आदमी जो है उसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि IIM अहमदाबाद में पहुंच भी जाए। मैं तो सामने IIM अहमदाबाद AIM के सामने है, मैं पढ़ा हुआ हूँ वहाँ से, पर वहाँ जाते हो तो भी लगता है कि कोई आप एक्सेलेंस टेम्पल में आ गए। तो हर किसी को झिझक होती है वहाँ अंदर जाने में भी। हम लोगों ने इतने एक्सेलेंस इंस्टीट्यूट क्रिएट करे हैं, उनको ये हम लोग उनके रिजल्ट में डाले, KRA में। जैसे IIM अहमदाबाद को, वही मैं कह रहा हूँ, आप बोल रहे हैं मेंटर करे दूसरे छोटे छोटे IIM को, ऐसे ही उनको करिए कि आपके राज्य के एमएसएमई को मेंटर करना आपकी रिक्वायरमेंट है। अब तो मूक है, देखिए एक एक आदमी को आप कहाँ पढ़ाएंगे, अपने क्लासरूम की लिमिटेशन है, पर अब आप ऑनलाइन इतने एमएसएमई को पढ़ा सकते हैं। तो यदि एकेडमिक इंस्टीट्यूट को ये एक कार्य दिया जाए
और उस पे उनके परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जाए, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ये एमएसएमई का नहीं है प्रश्न, ये देश का प्रश्न है। एमएसएमई बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा आगे और विकसित भारत की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि उनका रोल बहुत खास है। नयन साहब, ये बता सके, हम देख रहे हैं कि जो एमएसएमई है वो मेजरली फैमिली ओन्ड बिजनेसेस हैं। अब इसमें आप जब ग्रो करना है तो कई फ्रंट्स पर काम करना है, उसमें आप प्रोफेशनल मैनेजमेंट के पहलू को कैसे देखते हैं? एक तरफ अगर प्रोफेशनल टैलेंट को लाना है, लेकिन दूसरी तरफ वो जो फैमिली का एक अपना एंटरप्रेन्योरल जज्बा है उसको भी मेंटेन करना है, तो वो बैलेंस करना वो कितना ज़रूरी है, कैसे बढ़ना होगा? एक तरीके से वो लोग बड़े हुए हैं और वही तरीका उनको आगे की जर्नी के लिए बाधा बन जाता है। तो वो रॉकेट लॉन्च की तरह है, क्या आपको वो पोर्शन जो वहां तक ले जाता है उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी जाके आप अपना नेक्स्ट आयाम है वहां पहुंच पाओगे। तो उनके जो जो वैल्यूज है, जैसे वो खुद सब चीज करते हैं, अब एक और वो चीज करके एक स्टेज पे पहुंचे हैं, अब उनको जरूरी है कि वही चीज किसी और को डेलीगेट करे और वो कोई और चीज पे काम करे। तो मैं जिन जिन एमएसएमई के साथ एडवाइस कर रहा हूँ, ये सबसे ज्यादा उनको अपने आप को बदलने का काम है और अपना माइंडसेट बदलने का काम है, क्योंकि उनको लगता है यार ऐसे तो मैंने अपने ग्रो किया है बिजनेस, अब मैं छोड़ दूंगा तो गिर जाएगा सब कुछ। तो आई थिंक ये जो ग्रोथ का माइंडसेट है और उसका जो कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपने किसी को डेलीगेट किया, काम वो अच्छा करके ले आया, तब जाके आपका भी विश्वास बढ़ जाएगा। तो ये सब करते वक्त आपको कोई एक मेंटर चाहिए। और चलते हम आपसे फाइनल कमेंट्स लेना चाहेंगे। नयन साहब, हमने देखा कि पीछे एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2026 पार्लियामेंट में पास हुआ है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर उसमें खास फोकस है और उनकी ग्रोथ को फैसिलिटेट करने की कोशिश हो रही है। कई पेमेंट के मोर्चे पर भी, ताकि उनको टाइमली पेमेंट मिले, अहम कदम उठाए गए हैं। इसको कितना एक बड़ा अप स्टेप मानते हैं? देखिए, एमएसएमई जो एक्ट बना था वो 20 साल पहले बना था और 20 साल तक ये थोड़ा थोड़ा सुधार करके चलता रहा। पहली बार अभी 26 में महीना पहले पार्लियामेंट में नया एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ, तो मैं समझ रहा हूँ एक तो वो बहुत ओवरड्यू था, ज़रूरी था। आप 20 साल तक यदि आपने कई चीज़ को नहीं विजिट की है तो अभी हालात काफ़ी बदले हैं, अकॉर्डिंगली आपको जो जो आज के प्रश्न हैं उसके हल निकालने हैं। तो जैसे आपने कहा, उसमें एक दो चीज़ें उन्होंने बहुत सही कही। एक तो उन्होंने जो टर्नओवर, पहले तो शुरुआत में क्या था एमएसएमई का मतलब कि भाई आपका इन्वेस्टमेंट इतना होना चाहिए, तो डेफिनेशन ही आपकी ऐसी थी। अब उन्होंने कहा भाई नहीं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, टर्नओवर भी होना चाहिए। फिर हमेशा एमएसएमई को डर लगता था कि यार एमएसएमई की अम्ब्रेला से मैं बड़ा हुआ, अब उसके बाहर निकल जाऊंगा तो इतनी धूप इतनी बारिश, सब मैं सर्वाइव नहीं कर बेनिफिट्स रह जाएंगे, बेनिफिट सब चले जाएंगे। तो ऊपर से बोले ग्रो नहीं करना है मुझे। तो जब इंडिया को ग्रो करना है तो इन लोगों को तो ग्रो करने के लिए एनकरेज करना पड़ेगा, यार तुम आगे बढ़ो, 500 करोड़ तक का तुम्हारा जब अभी टर्नओवर हो जाएगा तब तक एमएसएमई में हूं। और मैं कह रहा हूं उसके पार भी उनको ये करना चाहिए कि उसके बाद हर साल 10% CAGR दे देना चाहिए, क्योंकि 500 पे क्यों फ्रीज कर रहे हो? देखो अब यदि 20 साल के बाद आप उसको रिवाइज करोगे कायदे को, तो आपको 20 साल के बाद 500 करोड़ की क्या वैल्यू रहेगी? तो मैं समझ रहा हूँ 500 करोड़ आई विश, मतलब मेरे विश लिस्ट में था कि उसके 10% CAGR बढ़ाना चाहिए। हम लोग धंधे में जैसे करते हैं कि हर साल पैसे की वैल्यू 5-10 टका कम होती है, तो ये आप बढ़ा लें, पर एक बहुत अच्छा कदम है। तीसरा, आपने जैसे कहा भाई पेमेंट में यदि सरकार में कहीं पेमेंट फंसा है तो एक हद के बाद सिर्फ बातों से थोड़ी होता है, तो उसको पैसा मिल जाना चाहिए। पैसा न मिले तो उस पर ब्याज मिलना चाहिए, जो नहीं कर रहा है उसके लिए भी प्रावधान होने चाहिए। तो मैं समझ रहा हूँ, मुझे तो एक और भी संभावना आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि ECGC जैसे है। ECGC में क्या है कि आपका पेमेंट बाहर फंस गया तो ECGC आपको पैसा दे देगा। ऐसा देश में क्यों नहीं करते? देश में कहीं पैसा फंस गया तो आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है, आपकी जो एजेंसी है, वो आपको दे देगी पैसे। तो पर बहुत अच्छा काम हुआ है और बहुत अच्छा अभी आगे जाना है। हम लोगों को बहुत आगे बढ़ना है, एमएसएमई को आगे ले जाना है, भारत को आगे ले जाना है। तो ये सब विचार आते रहेंगे, पर आई थिंक जो अभी अगले लास्ट मंथ में जो हुआ वो बहुत ज़रूरी था।